हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम 3D ज्योमेट्री की बात करेंगे और इसमें हम लगभग सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में इसमें से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो बात चलती है, डायरेक्शन कोसाइन की बात चलती है। दिक को जय हिंदी में जिसे कहते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या है और इसे कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आप देखिए। पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस बनाई और इस यहाँ पर एक लाइन ली OP। तो हमारा क्वेश्चन ये है, इस OP लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो लाइन OP है ये एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण बनाती है, अल्फा, वाई अक्ष के साथ में कितना कोण बनाती है, बीटा, और जेड अक्ष के साथ में कितना कोण बनाती है, गामा। तो यदि ये लाइन OP एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ में अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को इस लाइन OP के डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अर्थात कोस अल्फा को स्मॉल l, कोस बीटा को स्मॉल m और कोस गामा को स्मॉल n कहते हैं। तथा इनमें यह रिलेशन होता है कि L² प्लस M² माइनस प्लस N² इज इक्वल टू 1, यानी कि तीनों के स्क्वायरों का योगफल जो है 1 के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं। तो डायरेक्शन रेशो जो है वो ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन को LMN से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी प्रकार से किसी लाइन के डायरेक्शन रेशो को ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज, यदि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN हो और उसके डायरेक्शन रेशो ABC हो तो इनमें ये रिलेशन होता है कि L/A प्लस L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C, और इसका मान जो है किसके बराबर होता है, 1/A² प्लस B² प्लस C² के अंडर रूट, और यहाँ प्लस माइनस के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर हम A निकालना चाहते हैं तो हमें A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट करना पड़ेगा और फिर हम L/A इन अनुपात से ABC निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि दो पॉइंट दे रखे हैं, एक P है और एक Q है, जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 और दूसरे का निर्देशांक है x2 y2 z2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपने सामान्य जो ज्योमेट्री है उसके अंदर ही पढ़ते हैं आप कि x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का स्क्वायर, वही तरीका यहाँ पर है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा और जुड़ गया है z। तो दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी इस प्रकार निकालते हैं कि x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं हम दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी, जबकि उसके कोऑर्डिनेट जो है 3D में दिए हों, अर्थात x, y और z में दिए हों। अब हम देखते हैं कि इस PQ के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं जबकि P और Q के निर्देशांक दिए हों। तो कैसे निकालते हैं कि डायरेक्शन रेशो स्मॉल a निकालेंगे x2 माइनस x1 और B निकालेंगे y2 माइनस y1, और अगर C निकालना हो तो लिखेंगे z2 माइनस z1। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं रेखा PQ, क्योंकि P और Q को मिलाने वाली जो लाइन बन के क्या कहलाएगी, वो लाइन PQ। तो लाइन PQ के हम डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन PQ के निकालना चाहते हैं तब इसका तरीका ये होता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू A/PQ। अब PQ क्या है जो आपने ऊपर निकाल चुके हैं, और A क्या है जो ऊपर आप डायरेक्शन रेशो निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से अगर M निकालना चाहते हैं तो B/PQ। B क्या है ये ऊपर निकाल चुके हैं, और PQ क्या है, दोनों बिंदु बीच की दूरी आप पहले ही निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहते हैं N तो वो हो जाएगा C/PQ। C यानी कि Z2 माइनस Z1 जो आप निकाल चुके हैं, और PQ जो दो बिंदु के बीच की दूरी वो भी आप निकाल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन द लाइन AB, यानी कि किसी लाइन की दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया एक तरह से। जैसे मान लीजिए AB एक लाइन है और एक PQ लाइन है, तो इस PQ लाइन की इस पर कितनी छाया पड़ रही है, इसे ही कहते हैं प्रोजेक्शन। और जैसा मान लीजिए यहाँ से बिंदु P से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं PM, इसी प्रकार से Q से N पर लाइन AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं QN। तो ये MN जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो लंबाई है, इसको ही हम PQ का प्रोजेक्शन इस लाइन AB पर कहते हैं। तो यहाँ पर मतलब हो गया कि PQ का प्रोजेक्शन लाइन AB पर हो जाएगा
n। अब इसे कैसे निकालते हैं? तो mn का फॉर्मूला ये होता है निकालने का, l इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। एक्चुअल में जो x2 माइनस x1 है ये क्या है? a है। जो y2 माइनस y1 है ये क्या है? b है। और z2 माइनस z1 क्या है? वो c है। तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं इसको कि l a प्लस m b प्लस n c, इस प्रकार से भी इसे हम कह सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और भी है निकालने का, इसका वेक्टर वाला तरीका है इसका निकालने का, कि यदि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो यदि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर निकालना चाहते हैं तो इसका तरीका ये होता है, जैसे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर निकालना चाहते हैं तो जिस पर निकालना चाहते हैं उसको नीचे लिखेंगे और ऊपर जो है ए डॉट बी कर देंगे। यहाँ वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ नीचे जो है बी का परिमाण है, वो इस पर वेक्टर नहीं है। तो यदि हम ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना चाहते हैं तो नीचे बी आएगा, और यदि बी का प्रोजेक्शन ए पर निकालना चाहते हैं तो नीचे ए आएगा, ऊपर ए डॉट बी ही रहेगा। यहाँ पर भी हम ऐसा निकाल सकते हैं कि पी क्यू को हम निकालने के पहले, और वो बन जाएगा हमारा ए। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं ए बी को, वो बन जाएगा हमारा बी। अब प्रोजेक्शन किसका निकाल रहे हैं? पी क्यू का ए बी पर निकाल रहे हैं, यानी कि ए का बी पर निकाल रहे हैं, तो सूत्र लगा देंगे ए डॉट बी अपॉन बी। चलिए अब हम बात करते हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालें। तो अगर वे रेखाएं एल एम एन के फॉर्म में दी हैं, अर्थात ये 3D वाली रेखाएं हैं, तो इनके बीच का कोण कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए जो पहली स्ट्रेट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन L1, M1 और N1 है, तथा दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन L2, M2 और N2 है। तब यदि उनके बीच का कोण थीटा हो तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। या अगर हम जो स्ट्रेट लाइन में दी हैं उनके डायरेक्शन कोसाइन ना देकर उनके अगर डायरेक्शन रेशो दिए हैं तब कैसे निकालेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, और इंटू करने के बाद में सारे का हो रहा है अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। और यदि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, 4 परपेंडिकुलर लाइंस, अर्थात अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ होता है कि इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री का है, और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसलिए ऊपर वाला जो हमने निकाला था कोस थीटा का दोनों सूत्र, इनको हम 0 के बराबर रख देंगे, अर्थात L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही पॉइंट आप डायरेक्ट भी याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में इस तरह से ही पूछे जाते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो नीचे फॉर्मूले दे देगा कि इनमें कौन सा विकल्प सही है। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, अगर एक दूसरे दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के समांतर, तब क्या होगा? L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि L1 का मान L2 के बराबर है, M1 का मान M2 के बराबर है और N1 का मान N2 के बराबर है। या अगर डायरेक्शन रेशो के रूप में लिखना चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, और यहाँ पर 1 नहीं है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं, अगर तीन रेखाएं हैं और वो एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो वो तीनों रेखाएं एक समतलीय होने की क्या कंडीशन है? तो 3 कॉन्ग्रुएंट लाइंस आर कोप्लेनर, अर्थात 3 एक बिंदुगामी रेखाएं एक समतलीय कब होंगी? जब ये जो उसका रिलेशन उनके बीच में ये होगा, अर्थात जो पहली लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और N2 है, जो दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 है, और जो तीसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन L3 M3 और N3 है। तो इनकी डिटरमिनेंट का मान जो है 0 के बराबर होगा। अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे के एक समतलीय हैं और एक बिंदुगामी हैं तो इनके जो डिटरमिनेंट है इसका मान 0 के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है 3D के फॉर्म में इस प्रकार से होती है, x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। जैसा हमने स्ट्रेट लाइन की समीकरण पढ़ रखी है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 या y बराबर mx प्लस c, इसी प्रकार से 3D के अंदर जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो इसी प्रकार से लिखी जाती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है एक समतल, जो समतल की इक्वेशन होती है यानी कि प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0।
यानी कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी हमारे, जो हमने पहले पढ़ रखी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उसमें अगर z भी आ जाए तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ही हम समतल यानी कि प्लेन की इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये लाइन जो है इस समतल यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइन किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के, तब क्या कंडीशन होगी, तब कंडीशन ये होती है ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। अर्थात जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन तथा जो प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशो, उसके जो उस पर जो लंब डाला गया है, नॉर्मल जो डाला गया है, उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं ABC। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि इनका जो कर्मक योग का, इनकी जो आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब हम इनको ऐड करते हैं तो उसका मान जो 0 के बराबर होता है। आइए देखते हैं इस टॉपिक पर एग्जाम में और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 2005 में आया था। PQRS 4 पॉइंट दिए थे और कहा है उसने प्रोजेक्शन PQ ऑन प्रोजेक्शन यानी कि PQ का प्रोजेक्शन जो है RS पे निकालना है। तो इसको जो है हम वेक्टर मेथड से निकालते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप ये मान के चलें कि इसे हम वेक्टर मेथड से निकालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं PQ। तो वेक्टर PQ इसका अर्थ होता है OQ माइनस OP यानी कि Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। इसका अर्थ ये होता है कि जो Q वाले पॉइंट है इनमें से P वाले पॉइंट को माइनस कर दो। 4 में से 3 घटाओ 1 आ जाएगा, फिर 6 में से 4 को घटाओ 2 आ जाएगा, फिर 3 में से 5 घटाओ तो माइनस का 2 आ जाएगा। या इसे लिख सकते हैं I प्लस 2J माइनस 2K। इसी प्रकार से हम निकालते हैं RS। तो RS कैसे निकालेंगे, ऐसे ही करेंगे OS माइनस OR यानी कि S का नाम पहले है R का नाम बाद में है। तो यानी कि 1 में से इसे 1 घटाओ तो 2 आएगा, 0 में से -2 घटाओ 2 घटाओ तो -2 आएगा, फिर 5 में से 4 माइनस करो तो आ जाएगा 1। तो कहने का अर्थ आ गया, इसका मतलब आ गया 2i माइनस 2j प्लस का k। यदि इसे मैं वेक्टर A का नाम दे दूं और इसे मैं नाम दे दूं वेक्टर B का, तब हमें जरूरत क्या पड़ने वाली है, A डॉट B की जरूरत पड़ने वाली है। तो A डॉट B कैसे निकालते हैं, जो गुणांक है आपस में गुणा करते हैं इनकी, यानी कि 1 की गुना 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2i, फिर 2 की गुना इसमें करो माइनस के 4j, इसकी गुना इसमें करो माइनस के 2k। तो ये निकल गया A डॉट B। अब निकालना चाहते हैं हम, निकाल रहे हैं B पे प्रोजेक्शन, B के ऊपर, तो B का निकालना पड़ेगा परिमाण, अर्थात ये जो परिमाण होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि जो I के गुणांक है इनका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, K का मान, K का गुणांक क्या है 1, और इसका कर देंगे अंडर रूट। तो 4 4 8 9 3 आ गए। अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन B। तो हम A डॉट B कितना निकाल चुके हैं, A डॉट B हमने नहीं निकाला, सॉरी यहाँ पर गलती होगी थोड़ी सी, इसे ठीक कर लेते हैं हम। इनकी मल्टीप्लाई करनी थी केवल, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -4 आएगा, फिर -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 आएगा। तो ये आ जाएगा इस प्रकार से -4। तो अब A डॉट B का मान आ गया -4 और B का मान हम निकाल चुके थे 3 आया था। तो ये कहलाएगा A का B पर प्रोजेक्शन। अब A का मतलब क्या है PQ और B का मतलब क्या है RS। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS ये हो जाएगा 4/3। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिंदु O से जाने वाली 3 रेखाएं जिनके डायरेक्शन कोसाइन ये दिए हुए हैं, तो ये एक समतलीय होंगी, तो K का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात
ये तीनों लाइन जो है एक बिंदुगामी है और एक समतलीय भी हैं, तो के का मान क्या होगा? तो क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं इनसे एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ये पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन लिख दिए ऊपर हमने, दूसरी लाइन में दूसरी लाइन के लिख दिए और तीसरी लाइन के लिए सबसे नीचे लिख दिए और इस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर रख दिया। अब इसको हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका आप जानते ही हैं, 1 इस पर उंगली रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 9, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 0 माइनस -1, ये लाइन छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो -0 प्लस के। अब क्या काम करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0, -3 की मल्टीप्लाई -1 में तो -3 आएगा, लेकिन एक यहाँ माइनस का पहले से लगा हुआ तो प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर रख देंगे 0 के। इसे सरल करेंगे, सरल करने के बाद में के का मान जो है 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2011 में आया था। फॉर एवरी पॉइंट पी ऑन द एक्स वाई प्लेन, एक्स तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो पॉइंट पी है इसके एक्स का मान 0 होगा, इसके वाई का मान 0 होगा या इसके जेड का मान 0 होगा, ये हमें बताना है। तो इसे सरल तरीका क्या है समझने का इसको, कि पहला आप एक ये प्लेन बना लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है आपकी जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में कोई बिंदु ले लो, माना बिंदु पी यहां पर है एक्स वाई जेड। अब आप एक बार बताइए जरा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर कोई पॉइंट पी इस पर है यहां पर मान लो, तो इसके एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई का मान 0 होगा। तो यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसके वाई का मान 0 होता है। अब ऐसे ही अगर कोई बिंदु एक्स वाई तल में है तो उसके जेड का मान 0 होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो पॉइंट है इसके जेड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी के निर्देशांक वास्तव में क्या बन जाएंगे, एक्स कोमा वाई कोमा 0, अर्थात इसके अंदर सी विकल्प सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2011 में आया था। द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक पॉइंट पी दे रखा है जिसके निर्देशांक ए बी सी हैं, तो उसकी एक्स अक्ष से दूरी बतानी है हमें। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं इसका। तो चित्र के अनुसार ये पॉइंट पी एक्स वाई तल में यानी कि इन तीनों कोऑर्डिनेट के अंदर कहीं भी हो सकता है। अब उसने क्या कहा है, इस बिंदु पी की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है हमें। तो मान लो कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्यू है यू, तो अब हमें निकालना है पी क्यू का मान। अब देखने वाली बात क्या है कि अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर होता है, तो अगर कोई पॉइंट किस पर होता है, एक्स अक्ष पर, तो ये दूरी कितनी है, एक्स अक्ष है, और ये दूरी कितनी है, ए है। तो इस पॉइंट पी की जो ये डिस्टेंस होती है, ये इसके पहला जो निर्देशांक का बिंदु होता है इसके बराबर होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो ओ से लेकर क्यू तक की दूरी ए होगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे ए कोमा 0 कोमा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई और जेड के मान 0 होंगे। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाओ, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, x2 यानी कि a माइनस a का स्क्वायर प्लस फिर b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, पी क्यू बराबर आ गया आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्स अक्ष से दूरी निकालने हैं तो इस पॉइंट के अंदर जो एक्स का मान है उसको 0 रख दो और बाकी का स्क्वायर कर दो। अगर वाई एक्स के लिए निकालना चाहते हैं, वाई एक्स से दूरी निकालते अगर इसकी हम, तो इसमें से बी हटा देते, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट होता। और अगर जेड एक्स से दूरी निकालते हैं हम इस बिंदु पी की, तो क्या करते हैं, इसके अंदर सी हटा देते इसमें से केवल, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टीजीटी 2013 में आया था। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसके डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने हैं। तो एक पॉइंट पी मान लो ये पी है और ये है क्यू। तो सबसे पहले निकालते हैं पी क्यू। अब इसके करने के दो तरीके हैं यहाँ से, या तो वेक्टर मेथड से कर लो या जो मैंने आपको बताया था उससे कर लो, जो फॉर्मूले में बताया था। तो मैं इसको वेक्टर मेथड से करता हूँ पहले, यानी कि वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर
ओ क्यू माइनस ओ पी। तो क्या काम करेंगे, क्यू में से पी माइनस करेंगे तो 2 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा 1। 3 में से 1 माइनस करो तो आ जाएगा 2। 1 में से -1 करो तो आ जाएगा 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं i प्लस 2j प्लस 2k। यदि इस पी क्यू को मैं a मान लूँ तब क्या होगा, अब निकालना चाहते हैं a का परिमाण यानी कि a, और परिमाण निकालने की तरकीब मैं बता चुका हूँ आपको कि i का गुणांक 1 है, इसका स्क्वायर कर दो, j का गुणांक 2 है, इसका स्क्वायर, k का गुणांक 2 है, इसका भी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा आपका 3। अब हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन l। तो l कैसे निकालते हैं, कोस अल्फा जिसे हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a1/a। कहने का अर्थ ये है कि जो हमने a निकाला आयु, इसमें ये हो जाएंगे a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, अर्थात i का गुणांक a1 है, j का गुणांक a2 है और k का गुणांक a2 है। तो a1/a अर्थात 1/3। अब निकालेंगे m, तो वो हो जाएगा कोस बीटा यानी कि a2/a, और a2 कितना है 2/3। ऐसे ही निकाल देंगे तीसरा कोस गामा a3/a अर्थात 2/3। इस प्रकार से lmn के मान हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा है द लाइन्स, 2 लाइन की इक्वेशन दी है, एक ये है पहली लाइन की इक्वेशन एंड ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो इन जो दी हुई स्ट्रेट लाइन है इनको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x माइनस बी, देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, पहले वाले को x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई, या यूँ कहें कि x माइनस बी अपॉन ए बराबर y। दूसरी को लेकर चलो z माइनस डी बराबर सी वाई, या z माइनस डी, आगे लिख लो यहीं पे z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई। तो ये भी y है, ये भी y है। तो कुल मिलाकर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस बी अपॉन ए बराबर y माइनस 0/1 इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। इसी प्रकार से जो दूसरी इक्वेशन है उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस बी अपॉन ए डैश इज इक्वल टू y माइनस 0/1 और z माइनस डी अपॉन सी डैश। अब यहाँ से ये जो नीचे वाले नंबर हैं ये इनके a1 a b1 1 c1 c हैं। इसी प्रकार से इस लाइन के लिए ये a1 है, a2 है तो a2 a डैश और b2 कितना है 1 और c2 कितना है c डैश। अब दोनों लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, आपको बताया था कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इसका अर्थ ये हो गया a1 यानी कि a इंटू ए डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस c इंटू सी डैश बराबर 0, या यूँ कहें कि ए डैश प्लस सी डैश बराबर -1। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है सी सही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 प्लेन दिए हैं, इनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। तो जैसे हमने पढ़ी थी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसी होती है प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। तो ये जो ए बी सी हैं, तो इससे एक नया वेक्टर बनाते हैं जो इस प्लेन के लंबवत होगा, और वो वेक्टर मालूम है a है, इसका गुणांक 2i, इसका गुणांक -1 j, इसका गुणांक 1 k। फिर दूसरे जो प्लेन है उसके लिए एक लंबवत वेक्टर बनाओ, तो i प्लस j प्लस 2k। अब क्या काम करते हैं, हम डॉट निकालते हैं। सबसे पहले a डॉट b, इसके गुणांक की गुना ऐसा करो 2, इसके गुणांक की गुना यहाँ करेंगे इसमें j के j में, तो आ जाएगा -1 और प्लस के 2, कुल मिलाकर आ जाएगा 3। अब हम निकालते हैं इनके मापांक। तो a का मापांक कैसे निकालेंगे, आपको बता रखा, i के गुणांक का वर्ग, फिर j के गुणांक का वर्ग और फिर k के गुणांक के वर्ग, इन सब का कर देंगे स्क्वायर का अंडर रूट।
तो हो जाएगा 6 का अंडर रूट। इसी प्रकार से निकालते हैं बी वाला, तो बी का मापांक भी आएगा 6 का अंडर रूट। अब हम इनके बीच का कोण निकालना चाहते हैं दोनों प्लेन के, तो सूत्र होता है कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए बी। तो ए डॉट बी का मान है 3, ए का मान है अंडर रूट 6, बी का मान भी अंडर रूट 6 है। तो कुल मिलाकर हो गया 3/6, यानी कि 1/2 और 1/2 मान होता है कोस 60 का। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि थीटा का मान आ गया 60 डिग्री या π/3। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी सही। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है प्लेन का। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, यानी कि प्लेन की सामान्य समीकरण क्या होती है। तो ax + by + cz + d = 0, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। और यहाँ पर ए बी सी जो है ये कहलाते हैं डायरेक्शन रेसोज। किसके डायरेक्शन रेसो? इस प्लेन पर जो नॉर्मल खींचा गया है उस नॉर्मल के ये डायरेक्शन रेसो हैं। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? Lx + my + nz = p, ये कहलाते हैं नॉर्मल फॉर्म। और यहाँ पर L M N जो है डायरेक्शन कोसाइन है। यहाँ पर ABC क्या थे? डायरेक्शन रेसो थे। यहाँ पर क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइन है। किसके हैं? नॉर्मल के। यहाँ पर भी डायरेक्शन रेसो किसके थे? नॉर्मल के थे। जो प्लेन पर नॉर्मल खींचा गया है उसके ये डायरेक्शन कोसाइन है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड के रूप में रेखा की समीकरण जैसा होती है ऐसे ही अंतःखंड के रूप में प्लेन की समीकरण। तो x/a + y/b + z/c = 1। द इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। तो उस प्लेन की समीकरण जो बिंदु x1 y1 और z1 से होकर जाता है। तो इक्वेशन क्या होती है इसकी? a × x x1 + b × y y1 + c × z z1 = 0। यहाँ पर ए बी सी क्या है? ये डायरेक्शन रेशो है। किसके डायरेक्शन रेशो है? इस प्लेन पर जो नॉर्मल खींचा गया है उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 किस पे? ऑन द प्लेन ax + by + cz + d = 0। तो अगर इस बिंदु से इस पर लंब डाला जाए तो लंब की माप का सूत्र क्या होगा? जैसे वहां पर था कि किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप का सूत्र, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ax1 + by1, वहाँ पर z नहीं था बस केवल, बाकी सब ऐसे ही था। cz1 + d अपॉन a² + b², वहाँ पर c नहीं था। तो यहाँ पर क्या है? a² + b² + c², वहाँ पर था केवल a² + b² और इसका अंडर रूट। अब हम बात करते हैं कि दोनों प्लेन के बीच का एंगल किस प्रकार से फाइंड किया जाए। तो क्वेश्चन दोनों जो समतल हैं उनके बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला है cos थीटा बराबर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन a1² + b1² + c1² का अंडर रूट इंटू a2² + b2² इंटू c2² का अंडर रूट। अगर ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश, अर्थात cos 90 का मान हो जाएगा 0। उस कंडीशन में a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 का मान हो जाएगा 0 के बराबर। और यदि दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, तब क्या कंडीशन होती है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होती है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ प्लेन, जैसे हमने पढ़ा था वहाँ रेखा युग्म की समीकरण, ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर समतलों के युग्म की समीकरण। तो वो क्या होती है? ax² + by² + cz², वहाँ पर केवल z नहीं था। 2f(xy) 2g(zx) 2h(xy) = 0। तो यहाँ पर करेक्शन कर लिया मैंने, 2f(y) z है, ये हो गया 0 के बराबर। अब जैसे वहाँ पर डेल निकालते थे ऐसे यहाँ पर डेल निकालने का फॉर्मूला है abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0 के बराबर होना चाहिए। अब इनके बीच का कोण किस प्रकार से निकालते हैं? जैसे वहाँ निकालते थे दोनों रेखा युग्मों के बीच के कोण, ऐसे यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 × f² + g² + h² - ab - bc - ca अपॉन a + b + c। ये दोनों जो प्लेन हैं एक दूसरे के लंबवत भी होंगे। कब होंगे लंबवत? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए। और tan थीटा का मान 90 डिग्री कब होता है? यानी कि अगर tan 90 का मान कितना होता है? वो होता है इनफाइनाइट। तो इसको इनफाइनाइट रखेंगे तो ऊपर जाने के बाद में a + b + c बराबर हो जाएगा 0। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इस जो इक्वेशन दी है इससे प्रदर्शित दोनों प्लेन एक दूसरे के लंबवत होंगे यदि a + b + c का मान 0 हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो प्लेन x/a + y/b + z/c = 1 द्वारा जो कोऑर्डिनेट अक्ष हैं उनको कट करता है। अर्थात ये जो प्लेन है x/a
ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी, ये एक्स अक्ष को काटता है ए बिंदु पर, वाई अक्ष को काटता है बी बिंदु पर, जेड अक्ष को काटता है सी बिंदु पर। तो यदि इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इससे एक त्रिभुज का निर्माण होगा, वो होगा ए बी सी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कैसे निकाला जाए? तो फॉर्मूला क्या है इसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आइए अब देखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं या आने की संभावना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2005 में आया था। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है, एंड कंटेनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि उस समतल की समीकरण में ज्ञात करनी है जो इस बिंदु से होकर जा रहा है और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसी समतल पर है। तो जब आप इसे करेंगे तो एक लंबा प्रोसीजर करने का, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको इसकी। वह शॉर्ट ट्रिक ये है, ये तो पक्का पता है कि वो समतल इस पॉइंट से होकर जाता है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे कोई से ना कोई से, जो सेटिस्फाई कर देगी वही इसकी समतल की इक्वेशन होगी। जैसे मैं डी को निकालता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर पता है तो मैं डी निकाल कर देखता हूँ, आप ऊपर से चेक करना सारे। तो डी में अगर मैं रख के देखूँ, क्या रख के देखूँ, -2 और 2, तो एक्स की जगह रखें -2 और ये -2 रखें यहाँ पर तो प्लस का 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो माइनस के 12 और प्लस का कितना है 8। अब चेक करते हैं इसको जरा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 6 14 और ये माइनस के 14 होगी तो 0 आ गया। यानी कि इक्वेशन ने इस पॉइंट को संतुष्ट कर दिया है, यानी कि यही इसका आंसर सही है। इसी प्रकार से आप अन्य पॉइंट भी रख कर देख सकते हैं इसमें कि वो इसको नहीं संतुष्ट करें, केवल एक ही पॉइंट है, एक ही इक्वेशन है जो इस पॉइंट को संतुष्ट करेगी, तो यही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो उस प्लेन की समीकरण हमें ज्ञात करनी है जो इस पॉइंट से होकर जाता है और उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो इन दो बिंदुओं को मिलाती है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, इसमें लिख दिया है कि ये इस पॉइंट से होकर जा रही है, तो आप इन इक्वेशन में ये पॉइंट रख कर देखना, जिससे आंसर 0 आ जाएगा वही उसको संतुष्ट करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्फीयर। अब स्फीयर क्या है? स्फीयर में आपने जो सर्किल पढ़ा है, सर्किल की इक्वेशन होती है x² + y², उसमें z और जोड़ दो तो वही बन जाएगा स्फीयर। यानी कि ऐसा कहो आप कि अगर किसी सर्किल को घुमा दिया जाए उसके व्यास के परितः तो वो स्फीयर बनाता है। तो इसकी सेंट्रल फॉर्म क्या होती है, अर्थात जिसमें इसका सेंटर कुछ दिया हुआ हो, तो वो होती है x - a² + y - b² प्लस z - c² = r²। और यदि ऐसा इक्वेशन दी हुई है तो इस कंडीशन में इसका सेंटर जो होता है ABC होता है और रेडियस होती है इसकी r। जैसे कि आपने वहाँ पढ़ा था जब आपने पढ़ी थी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो उसमें क्या था आपका x - h² + y - k² = a² था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो h और k थे वो सेंटर था और a जो था वहाँ पर उसके रेडियस थी। अब देखते हैं अगर उसका सेंटर जो है ओरिजिन पर चला जाए, अर्थात वो मूल बिंदु पे हो 0 0 पे हो, तब यहाँ पर a b c के मान 0 हो जाए तो इक्वेशन बन जाएगी फिर x² + y² + z² = r²। r क्या है यहाँ पर रेडियस है और सेंटर क्या है इसका 0 0 0। नेक्स्ट देखते हैं हम कि स्फीयर की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म जो होती है स्फीयर की x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। जैसे वहाँ पर भी आपने पढ़ी थी जो जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, केवल z उसमें और एक्स्ट्रा जुड़ गया है। अब इसका देखते हैं इसका सेंटर क्या होगा। तो -u -v -w इसका सेंटर होगा। वहाँ पर भी क्या होता था सेंटर -g और -f होता था। रेडियस क्या होगी इसकी, तो u² + v² + w² - d का अंडर रूट। वहाँ पर भी रेडियस कैसे निकालते थे हम, वहाँ रेडियस निकालते थे हम g² + f² - c और उसका अंडर रूट करते थे। अब देखते हैं कि यदि उसकी रेडियस ये क्या है, एक्चुअल में रेडियस का अंडर रूट तो था, तो अंडर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है वो ले लिया हमने u² + v² + w² - d। अगर ये पॉजिटिव है अर्थात >0 है तब इसकी जो रेडियस होगी वो रियल होगी। अगर ये 0 है
तब इसकी रेडियस शून्य होगी और इसे पॉइंट स्फीयर कहेंगे। और यदि ये लेस देन 0 है, अर्थात ये निगेटिव आ रहा है ये वाला जो स्टेटमेंट है, तब क्या होगा, इमेजिनरी इसकी रेडियस होगी लेकिन इसका सेंटर जो है रियल कहलाएगा। और ऐसे स्फीयर को हम वर्चुअल स्फीयर या स्यूडो स्फीयर कहते हैं, काल्पनिक स्फीयर कहते हैं। अब देखते हैं कि जो स्फीयर है इसकी डायमीटर की फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है। जैसे वहां पर थी कि व्यास के अगर सिरे के निर्देशांक दिए हुए हैं तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती थी वहाँ, x माइनस x1 प्लस वाई एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 होती थी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि अगर जो इसका एक डायमीटर है उसके सिरों के निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हैं, तब उस स्फीयर की समीकरण कैसे लिखी जाएगी, तो लिखी जाएगी इस प्रकार से, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। या इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये आएगा निकल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस x1 x2 इंटू एक्स प्लस y1 y2 इंटू वाई प्लस z1 z2 इंटू z प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इक्वेशन, उस स्फीयर की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रहा हो और एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, इन 4 बिंदु से होकर जा रहा हो। और ये बिंदु ए क्या है, ये एक्स अक्ष पे है, ये बिंदु कहाँ है, वाई अक्ष पे है, ये बिंदु कहाँ है, जेड अक्ष पे है। कहने का अर्थ यह है कि उस स्फीयर की समीकरण जो मूल बिंदु और बिंदु तीनों जो अक्ष हैं उनको काटता हुआ जा रहा है, तब उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको एग्जाम में जरूर आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। और इस कंडीशन में इसका सेंटर जो होता है वो होता है ए अपॉन 2 बी अपॉन 2 और सी अपॉन 2। और रेडियस कैसे निकाली जाएगी इसकी, इन सब का स्क्वायर कर देंगे, डी तो इसमें है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट और 1/2 इसका बाहर निकल जाएगा। तो स्फीयर का नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि कोऑर्डिनेट अक्षों को छू के जा रहा है, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा, गुरुत्व केंद्र जिसे कहते हैं, उस सेंट्रोइड के लोकस में फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर के क्या है, के जो है उस स्फीयर की रेडियस है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो स्फीयर दिया हुआ है उसकी रेडियस क्या है, के है। तो वह जो स्फीयर है वो तीनों जो कोऑर्डिनेट अक्षिज हैं उन्हें ए बी और सी बिंदु पर काटता है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण होता है एबीसी का। तो इस त्रिभुज का जो सेंट्रोइड होगा उस सेंट्रोइड का लोकस यानी कि बिंदुपथ क्या होगा, तो ये उसकी समीकरण है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दो जो स्फीयर है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे। जैसे ऑर्थोगोनली कंडीशन हम पहले बता चुके हैं, ऐसे यहाँ पर भी कंडीशन है कि अगर दो स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उसका कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होती है 2 इंटू u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। अब हम देखते हैं कि स्फीयर पर अगर कोई नॉर्मल खींच दिया जाए, यानी कि स्पर्श रेखा खींचेंगे पहले फिर नॉर्मल खींचेंगे उस पर, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो स्फीयर के नॉर्मल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x1 u y माइनस y1 अपॉन y1 v z माइनस z1 अपॉन z1 प्लस w। ये होती है स्फीयर के नॉर्मल की इक्वेशन। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हैं या आने की संभावना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2013 में आया था। एक स्फीयर की इक्वेशन दी है, इसने कहा है कि इसकी रेडियस फाइंड कीजिए। तो स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अगर इसके में इससे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि 2u के स्थान पर इसमें रखा है -2, या यूँ कहें कि u का मान जो आ गया है -1 आ गया है। 2v के स्थान पर इसमें रखा है -10, या इस प्रकार कहें कि v का मान आ गया है -5। ऐसे ही 2w के स्थान पर रखा है यहाँ पर -2, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि w का मान आ गया -1। और जो d है, d का मान आता है 2। तो हमें निकालना क्या है, इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस r का फॉर्मूला होता है
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी और सारे का अंडर रूट। तो यू स्क्वायर यानी कि 1 प्लस वी स्क्वायर यानी कि 25, डब्ल्यू स्क्वायर 1 और डी कितना है -2। तो रेडियस आ जाएगी इसकी 5। तो ऑप्शन हो गया डी सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2009 में आया था और इसने कहा था कि इसकी रेडियस फाइंड कीजिए। एक स्फीयर दिया है, इसकी रेडियस फाइंड कीजिए। सबसे पहला बात ये समझिए, चाहे हम इस सर्किल की बात करें या हम स्फीयर की बात करें, दोनों ही कंडीशन में ये होता है कि अगर सर्किल की हम बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक समान होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं स्फीयर की तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक जो है वो समान होंगे। कहने का अर्थ ये हो गया कि 2 बराबर होगा लैम्डा के बराबर होगा म्यू के, या यूँ कहें कि लैम्डा और म्यू का मान जो है वो 2 आ गया है। तो और लैम्डा और म्यू का मान 2 आ जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस, अब लैम्डा का मान कितना है 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x प्लस 6y प्लस, अब म्यू का मान कितना वो 2 है तो 8 हो जाएगा ये 8z प्लस 1 बराबर 0। अब चूंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्फीयर की उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर गुणांक 1 होते हैं, तो यानी कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं उससे तो u का मान क्या मिलेगा हमें 1, v का मान क्या मिलेगा हमें 3/2 और w का मान मिल जाएगा हमें 2 और d का मान मिलेगा हमें 1/2। अब हमें निकालनी है रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेडियस r का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी और इस सारे का अंडर रूट। जब उसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो अंदर आ जाएगा 27/4, या यूँ कहें इस बात को कि 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2004 में आया था। एक स्फीयर की इक्वेशन दिया है, उसने कहा कि ये जो इक्वेशन है हमेशा एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी यदि, तो नीचे उसने u v w और d में एक रिलेशन लिख रखे हैं 4 ऑप्शन में, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, अर्थात ए से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस u अपॉन ए एक्स प्लस 2v अपॉन ए वाई प्लस 2w अपॉन जेड w अपॉन ए जेड प्लस d अपॉन ए बराबर 0। तो यहाँ पर u का मान क्या है u अपॉन ए, v का मान क्या है v अपॉन ए और w का मान क्या है w अपॉन ए और d का मान है d अपॉन ए। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसकी रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो u की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ u अपॉन ए का स्क्वायर प्लस v अपॉन ए का स्क्वायर प्लस w अपॉन ए का स्क्वायर माइनस d अपॉन ए और इसका लगा देंगे अंडर रूट। अब आपको मैंने कंडीशन बताई थी स्फीयर की कि रियल स्फीयर होने की क्या कंडीशन है, तो फॉर रियल स्फीयर होने की कंडीशन बताई थी मैंने आपको कि जो अंडर रूट के अंदर जो राशि है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाएगी तो अंडर रूट नेगेटिव का इमेजिनरी होता है। तो ये अंदर वाली जो राशि है ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, अर्थात यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी अपॉन ए ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 के। या पूरी इक्वेशन को हम ए स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा हमें यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यही अभिष्ट रिलेशन था जो हमें ऑप्शन में ज्ञात करना था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2013 में आया था। इफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर मेक्स इंटरसेप्ट ABC, इसमें क्या कहा है कि एक प्लेन है जो कि इस स्फीयर को स्पर्श करता है, तो और वह
जो कोऑर्डिनेट अक्षिज हैं उन्हें ए और बी और सी बिंदु पर काटता है। तो नीचे उसने कंडीशन दी थी ए बी सी और आर में रिलेशन दे रखे थे 4, तो उनमें से कौन सा रिलेशन सही था ये हमें बताना था। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, जो स्फीयर की इक्वेशन तो लिखी है आपके सामने ये, अब निकालते हैं इस पर टेंजेंट की इक्वेशन। तो स्फीयर की इक्वेशन तो है ही, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे। तो अब निकालते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं आपको बताया था मैंने पहले भी, जहां एक्स स्क्वायर है उसके स्थान पर एक्स x1 रख दो, जहां वाई स्क्वायर है उसके स्थान पर वाई y1 रख दो, जहां जेड स्क्वायर है उसके स्थान पर जेड z1 रख दो, और जहां पर 2x होता है वहां लिखा जाता है x प्लस x1, जहां 2y होता है वहां लिखा जाता है y प्लस y1, और जहां 2z होता है वहां पर लिखा जाता है z प्लस z1। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए, केवल अगर हम इस वाले पॉइंट पर निकालना चाहते हैं टेंजेंट x1 y1 z1, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट निकालना चाहते हैं हम, तो बन जाएगा हमारा x1 x प्लस y1 y प्लस z1 z इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समीकरण नंबर बन गई ये 2 हमारी। अब ये जो टेंजेंट प्लेन है ये कोऑर्डिनेट अक्षों को काटता है। तो अगर वो हम बात करें ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, जो एक्स अक्ष होती है उस पर एक्स का मान तो होता है ए के बराबर, वाई का मान होता है 0 और जेड का मान होता है 0। तो ये पॉइंट जो है हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम x के स्थान पर यहाँ पर रख देंगे x1a, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि x1 का मान हमारा आ गया है आर स्क्वायर अपॉन ए। इसी प्रकार से हम निकालेंगे y अक्ष पे, तो y1 का मान हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन बी। इसी प्रकार से z1 का मान आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन सी। अब चूंकि ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है ये स्फीयर पे भी है, क्योंकि टच कर रहा है ना दोनों को, ये जो प्लेन है ये एक इस स्फीयर को टच कर रहा है, और वो टचिंग पॉइंट जो है हमने ये मान रखा x1 y1 z1, अर्थात ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 ये स्फीयर पे भी है और ये जो टेंजेंट प्लेन है उस पर भी है। तो ये स्फीयर पे जब है तो क्या हो जाएगा, इसको ये संतुष्ट करेगा, अर्थात x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। अब x1 y1 और z1 के मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो क्या मिलेगा हमें, r का स्क्वायर अपॉन a और सारे का कर देंगे स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन b और सारे का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन c सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो क्या कॉमन निकल गया यहाँ से, r की पावर 4 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या रहेगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। या यूँ कहें कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यही अभिष्ट रिलेशन था ए बी सी और आर में, और यही हमें निकालना था, यही इसका आंसर भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2011 में आया था। द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 12 टचेज द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट। तो इसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक प्लेन की इक्वेशन दी है और ये स्फीयर की इक्वेशन दी है। उसने कहा कि ये स्फीयर जो है ये प्लेन जो है इस स्फीयर को टच करता है, किस बिंदु पर टच करता है ये बताना हमें। तो सवाल कैसे करेंगे, वैसे तो क्वेश्चन करने के लिए आपको पूरा ट्रिक लगानी पड़ेगी जो भी आपने पढ़ रखा होगा पहले, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी भी। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि जिस पॉइंट की वो बात कर रहा है वो पॉइंट इस पर भी है, यानी कि प्लेन पर भी है, और वो पॉइंट स्फीयर पर भी है। तो इनमें से जो 4 पॉइंट है उनमें से एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम निकाल के देखते हैं कि ये जो पहला पॉइंट है ए लेकर चलते हैं पहले हम, और पॉइंट क्या ले लेते हैं 1 माइनस 4 माइनस 2, और चेक करते हैं ऐसे हम। तो इसमें यहाँ पर रखेंगे पहले इक्वेशन में, जो प्लेन की इक्वेशन इसमें रखेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा तो प्लस हो गए, फिर जेड की जगह क्या रख देंगे -2। अब देखते हैं क्या आता है निकल के। तो निकल के आएगा यहाँ पर आ जाएगा 8, आना क्या चाहिए था 12, तो ये क्वेश्चन हो गया गलत। अब बी देखते हैं चेक करके ऐसे ही। तो बी में फिर रखते हैं यही 1 माइनस 4 माइनस 2, तो नहीं सॉरी जो दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट क्या है -1
4 -2। अब ये पॉइंट रखते हैं इसी में फिर दोबारा, तो माइनस के 2 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 8, फिर माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 2। तो अब देखते हैं इसको चेक करके। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था ये और यहाँ पर 0 था, तो यहाँ ऊपर भी कितना आएगा, जब यहाँ प्लस का आ जाएगा 8 तो आपका आ जाएगा ये, यहाँ पर ये 12 आ जाएगा, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 20, जो कि गलत है, आना चाहिए था 0। अब इसे चेक करते हैं यहाँ पर भी, तो कितना आ जाएगा, -2 -8 -2 और ये क्या है 12 है, चेक करते हैं कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो यही इसमें ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से आप सी और डी भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर आज का है ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ज़्यादातर मैंने करा दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चन पर ध्यान दे लें तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे इनमें से। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही साथ यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण और नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और हिम्मत बिल्कुल ना हारना, अंत जब जिस दिन तक पेपर हो उस दिन तक आप लगातार प्रयास करते रहें। मैं भी आपके साथ आपकी हेल्प करता रहूँगा जितनी मुझसे बनेगी, ठीक है। तो आप अपनी पूरी प्रयास रखें, जारी रखें, अंत तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लास्ट तक आप कोशिश करें अपनी, और मुझे पूरी उम्मीद है आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। धन्यवाद।